वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कवर करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग जो एसएससी के लिए और बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे, उसमें हम लोगों का फंडामेंटल राइट का पार्ट 1 हुआ है, जहाँ पे आर्टिकल 18 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, और वो वीडियो पुरानी भी थी, तो उसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करके और एक बहुत ही ब्यूटीफुल पीडीएफ और जो कि परफेक्टली डिज़ाइंड है, जिसमें पूरा का पूरा फ्रॉम आर्टिकल 19 अप टू आर्टिकल 32 हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, 19 से लेकर के जो 32 तक बचा हुआ है, उसको कवर करेंगे। ये पीडीएफ का पहला पेज जो तुमको तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से समझो और ध्यान से बस देखते चले जाओ। ठीक है, बड़े आराम से तुमको समझ में आएगा। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और उतना ही है जितना एग्जाम में आएगा। एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है और एक भी चीज़ कम नहीं मिलेगी तुमको। ठीक है, और पीडीएफ अगर चाहिए होगा ये वाला, तो कमेंट में नीचे बता देना, हम इसको जो है लिंक भेज देंगे ड्राइव का। ठीक है, अब एकदम ध्यान से बस सुनते चले जाओ, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो देखो, सबसे पहले आता है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 18 तक कवर किए थे। आर्टिकल 18 के बाद आर्टिकल 18 क्या था? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, याद होगा तुमको। फिर उसके बाद आर्टिकल 19, इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 2 और फाइनल पार्ट भी है। अब देखो बेसिकली क्या होता है कि आर्टिकल 19 पे जब जंप करते हैं, तो असल में आर्टिकल 19, 20, जिसमें कि एक और है आर्टिकल 19, 20, 21 और 21 का पार्ट ए और 22, ये सारे के सारे आर्टिकल्स हैं। इनको मिला करके हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स कंबाइन करके राइट टू फ्रीडम कहते हैं हम लोग। अब बेसिकली देखो, ये जो राइट टू फ्रीडम है, ये अलग अलग आर्टिकल्स में बटा हुआ है। तो जितने भी सारे आर्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे आर्टिकल्स अलग अलग टाइप के राइट्स की बात करेंगे। लेकिन वो सारे के साथ, जैसे कि आर्टिकल 19 है, वो एक दूसरे टाइप के राइट की बात करेगा, ये आर्टिकल 19। ठीक है, उस तरीके से सारे के सारे आर्टिकल्स जो हैं 19 से 22 तक, वो सब राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे। और जो भी आर्टिकल है वो फ्रीडम से रिलेशन रखेंगे। तुम ध्यान से बस देखते जाओ। तो देखो क्या है, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम में क्या होता है? इट एंटाइटल्स द सिटीजन ऑफ इंडिया द फ्रीडम टू लिव विद डिग्निटी। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो इंडियन सिटीजन को एंटाइटल करता है, मतलब कि बताता है उनके फ्रीडम के बारे में, डिग्निटी के बारे में। डिग्निटी का मतलब समझते हो ना? डिग्निटी का मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है। ठीक है, आप किसी देश में सिर्फ रह नहीं रहे हैं, यू हैव टू हैव योर सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आर्टिकल 19 की बात करते हैं। आर्टिकल 19 जो है बेटा, वो आर्टिकल 19 छः मेजर फ्रीडम के बारे में बात करता है। इंडियन सिटीजन जो हैं, उन इंडियन सिटीजन को छः मेजर टाइप के फ्रीडम मिले हुए हैं, उन्हीं फ्रीडम के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 19 में छः मेजर फ्रीडम कौन से हैं? पहला, ये याद है, ये मतलब तुमको याद रखना पड़ेगा। ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई, एक भी चीज़ें फालतू नहीं है, सारे के सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाता है। तो आर्टिकल 19 में जो पहला फ्रीडम है वो क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, दूसरा है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ये दूसरा है। तीसरा है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, इसका मतलब समझा रहे हैं अभी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड यूनियन एंड कोऑपरेटिव्स। उसके बाद फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ हाउसिंग और फिर वर्क फ्रीडम। बेसिकली इसका मतलब समझो सबका। देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? तुम अपनी कोई भी बात आराम से कह सकते हो सरकार से या फिर जिससे भी। तुमको पता है लोग धरना प्रदर्शन करते हैं शांतिपूर्वक, वो इसीलिए करते हैं शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन। देखो, शांतिपूर्वक ही करना चाहिए, हल्ला करोगे तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा धरना जो है ना, तुम धर लिए जाओगे। तो एक्सप्रेशन जो है, आप अपनी बात सरकार से कह सकते हैं शांतिपूर्वक। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब कि आप एक एसोसिएशन, एक ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अपनी बात को सरकार के सामने रखना है अगर आपको, या फिर कोई और भी काम करना है, तो आप उसके लिए, जैसे कि एनजीओज वगैरह हैं, तो वो क्या है? एक प्रकार के एसोसिएशन ही होते हैं। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो सरकार से अपनी बातें करते हैं। एनजीओ में ही कई सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे ह्यूमन राइट वाले जो होते हैं, दे आर द मतलब दे आर द एग्जाम्पल ऑफ एन एसोसिएशन, जिसमें लोग होते हैं और लोग लोग कॉमन पीपल की बातों को दे टेक द दोज थिंग्स टू द गवर्नमेंट। कॉमन लोग की जो भी बातें होती हैं, दे टेक द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपल टू द गवर्नमेंट। उसके बाद ट्रेड यूनियन का और कोऑपरेटिव का फ्रीडम है। ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है? आप ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए एक यूनियन बना सकते हैं। जैसे मार्केट का यूनियन होता है, तुम देखे होगे। कोऑपरेटिव्स क्या होता है? जैसे तुम इकोनॉमिक्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ते हो। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या है? वो एक प्रकार की ऐसी चीज़ है जिसमें लोग अपना व्यापार कर सकते हैं। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है इकोनॉमिक्स में? जो हेल्प करते हैं एक दूसरे को, है ना, पैसे से या फिर जैसे भी। तो इस बात का फ्रीडम है आपको। उसके बाद मूवमेंट, आप इंडिया में एनीवेयर फ्रीली मूव कर सकते हैं, बशर्ते वहाँ पे उस जगह पे कोई अलग से उस टाइम पे कोई लॉ ना लगा हो। ठीक है, मतलब उस टाइम पे वो जगह बैन ना की गई हो। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि सुरक्षा सुरक्षा की दृष्टि से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस जगह पे लोगों का आना जाना मना कर दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। इस बात का फ्रीडम है आपको। उसके बाद हाउसिंग फ्रीडम।
हाउसिंग फ्रीडम का मतलब क्या है कि आप कहीं पे भी अपना घर बना सकते हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट सम ऑफ द प्लेसेस। जैसे कि कुछ कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पे आप ज़मीन नहीं, जैसे जम्मू कश्मीर में पहले ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में ज़मीन भी खरीद सकते हो 370 हटने के बाद, है ना। तो तुम ज़मीन खरीद सकते हो, वहाँ घर बना के रह सकते हो, ठीक है। तो ये भी फ्रीडम है, ये सब आर्टिकल 19 के अंदर में ही है। अगला है फ्रीडम ऑफ वर्क। आप जो चाहें वो काम कर सकते हैं, दैट हैज़ टू बी लीगल। वो काम लीगल होना चाहिए, उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का फ्रीडम हिंडर नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली इतने सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आर्टिकल 19 अकेले डील करता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड यूनियन एंड कोऑपरेटिव, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ हाउसिंग एनीवेयर और फ्रीडम ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये है बेसिकली आर्टिकल 19। अब देखो आर्टिकल 20। देखो आर्टिकल 20 क्या कहता है। आर्टिकल 20 जो है वो असल में 3 क्लॉज का बना, मतलब आर्टिकल 20 3 बातें कहता है, ठीक। आर्टिकल 20 3 कौन सी बातें कहता है, देखो ये बेसिकली ना पनिशमेंट को लेकर के है। अगर तुम कोई क्राइम करते हो, अगर तुम कोई क्राइम किए तो पनिशमेंट तुमको मिलेगा। तो पनिशमेंट को लेकर के 3 पनिशमेंट क्या मिलेगा, ये तो आईपीसी सीआरपीसी का बात हो गया, है ना। पनिशमेंट अगर तुमको मिल रहा है तो उसके बारे में भी तुम्हारे 3 अधिकार हैं। इवन इफ आर अ क्रिमिनल, फिर भी तुम्हारे 3 अधिकार हैं जो तुम क्लेम कर सकते हो। कौन कौन सा अधिकार है, देखो सबसे इसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स अप 3 क्लॉज, मतलब ये 3 अलग अलग बातों से मिलकर बना हुआ है। पहला, अच्छा ये बातें किसके बारे में बात करती हैं कि जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, ये और जो भी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, मतलब जो भी जो पेनल्टी चार्ज करती है, फिर जो भी पनिशमेंट देती है, ये अपने मन से तुमको कोई भी पनिशमेंट ना दे दे, कोई अनडिज़ायरेबल एक्शन ना कर दे, है ना, जो डिज़ायरेबल नहीं है। तुम क्रिमिनल तो हो, जैसे कि अब तुम किसी का पैसा चुरा हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुमको फांसी चढ़ जाएगा, ठीक है। उसमें भी तुम्हारे अधिकार है जिनको तुम क्लेम कर सकते हो। तो ये उन्हीं के बारे में बात करता है बेसिकली। तो देखो पहला क्लॉज क्या है। पहला क्लॉज बेसिकली ये है, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर तुमको समझाते हैं। वन कुड नॉट बी पेनलाइज विद अ ग्रेटर पनिशमेंट दैन व्हाट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट, ठीक है। जैसे देखो कि इसका मतलब क्या होता है कि तुमको, अगर मान लो तुम कोई क्राइम किए, तो तुम कोई क्राइम किए 70 साल पहले, अब 70 साल पहले कोई क्राइम किए हो तो 70 साल पहले या फिर 7 साल पहले या फिर 2 साल पहले या फिर आज के डेट में भी अगर तुम कोई क्राइम किए हो, मान लो आज के डेट में तुमको अगर मान लो 50 रुपये चुराते हो, तो 50 रुपये चुराने के लिए जो आज के डेट में सज़ा है वो है कि ठीक है, अगर आज के डेट में तुम 50 रुपये चुराए तो मतलब टुडे आज के टाइम में उसके लिए जो सज़ा है वो है 1 हफ्ते की जेल 50 रुपये के लिए, ठीक है। अब आज तुम 50 रुपये चुरा लिए, ठीक है। अब तुमको सज़ा तुरंत तो होगी नहीं, पुलिस पकड़ेगी, चार्जशीट बनेगा, जो एफआईआर है वो कोर्ट में जाएगा, केस बनेगा, उसके बाद जो जज है वो जजमेंट देगा। तो अब इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो जो 50 रुपये तुम चुराए थे ना, जो 50 रुपये तुम चुराए थे उसकी सज़ा जो थी वो 7 दिन की थी। वो 7 दिन की सज़ा आज थी, आज के डेट में। लेकिन अगर मान लो केस चलता रहा, केस चलता रहा और केस चलते चलते मान लो 10 साल बीत गया, 10 ईयर्स, और 10 साल के बाद अभी तुम्हारा जजमेंट फाइनल आया नहीं है, उसी के बीच में सरकार एक नया नियम बना दी कि 50 रुपये, 100 रुपये, चाहे 1 रुपये, अगर आदमी कितना भी मनी चुराया है, अगर आदमी एक क्या कहते हैं मनी थीफ, अगर आदमी जो है वो पैसा चुराया है तो उसके लिए उसको फांसी की सज़ा दे दी जाएगी, है ना, हैंग टिल डेथ। बात समझ रहे हो। अगर मान लो ऐसा सरकार बीच में नियम बना दी, तो अब इसके अभी तुम्हारा केस तो सॉल्व हुआ ही नहीं है। अब इसके बाद जब तुम्हारा केस सॉल्व होकर के तुम्हारा जजमेंट का डे आएगा तो उसके पहले सरकार रूल बना दी है। तो अब तुम डरोगे कि यार हम तो 50 रुपये चुराए थे, उस समय 7 दिन की सज़ा थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि साला बीच में सरकार जो है नियम बदल दी और अब बोलती कि अगर पैसा चुराओगे तो फांसी होगा। तो क्या तुमको फांसी मिलेगा। तो ये कहता है कि नहीं, आर्टिकल 20 का क्लॉज नंबर 1 यही कहता है कि आप जिस समय पैसा चुराए थे, सिंपल लैंग्वेज समझो, आप जिस समय पैसा चुराए थे उस समय उस चोरी का या फिर उस क्राइम के लिए जो पनिशमेंट डिसाइड किया गया था, या फिर उस टाइम पे उस चोरी का जो पनिशमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में, वही पनिशमेंट आपको दिया जाएगा, चाहे कितने टाइम बाद भी दिया जाए। तो भले ही बीच में नियम बदल गया हो, लेकिन तुमको वही पनिशमेंट मिलेगा जो उस समय था जब तुम पैसा चुराए थे, ठीक है। ये है क्लॉज नंबर 1। अब देखो क्लॉज नंबर 2 क्या कहता है। क्लॉज नंबर 2 बहुत सिंपल सी बात कहता है कि अगर तुम मान लो पैसा चुरा लिए, ठीक, तो तुमको 7 दिन का जेल हो गया। मान लो पैसा चुराए, केस क्लियर हो गया, तुमको 7 दिन का जेल हो गया, पनिशमेंट मिल गया। अब 7 दिन का जेल तुम कर लिए, 7 दिन के जेल करने का तुम फ्री हुए। अब फ्री होने के बाद मान लो एक पुलिस वाला तुमको फिर देख लिया, ऐसे ही तुम घूम रहे रोड पे, वो देख लिया, अब उसका दिमाग खराब हो गया। तो पुलिस वाले जो भाई साहब है वो तुमसे बोले कि अबे तुम पैसा चुराए थे ना, तो तुम बोलोगे हाँ चुराए थे, तो वो बोलेगा चलो तुमको फिर से 7 दिन की सज़ा दिलवाएंगे।
तो तुम उससे क्या कहोगे? नहीं नहीं नहीं, रुकिए। आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 ये कहता है कि एक आदमी जिस क्राइम को किया है उस क्राइम के लिए अगर वो एक बार पनिश कर दिया जा चुका तो वो फिर से उसी क्राइम के लिए, उसी ऑफेंस के लिए बार बार पनिश नहीं किया जाएगा। तो ये कहता है क्लॉज 2 कि अगर आप एक बार किसी क्राइम के लिए पनिशमेंट आपको मिल चुका है तो बार बार उसी क्राइम के लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ये है क्लॉज 2। ठीक, अब देखो क्लॉज 3 क्या कहता है। क्लॉज 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, नो वन कुड बी कन्विक्टेड एंड पनिश्ड मोर देन। नहीं बेटा, ये ना, ये सेम चीज़ गलती से रिपीट हो गई है। हम तुमको क्लॉज 3 अपने से बता दे रहे हैं। ये बेसिकली ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये गलती से लिखा गया है यहाँ पे। एक सेकेंड, ये लाइन गलती से यहाँ लिख दी गई है। गलती से लिख दी गई का मतलब ये है कि ये जो बात है ना, ये लग रहा है कॉपी हो गया। खैर चलो, तुमको खुद ही समझा देते हैं। असल में क्या होता है ना, पीडीएफ बनाने से क्या होता है कि एक भी पॉइंट मिस नहीं होता, ये थोड़ा सा हो जाता है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है। चलो देखो, जो थर्ड क्लॉज है, थर्ड क्लॉज क्या बोलता है कि तुम अपने ही खिलाफ खुद के ही गवाह नहीं बन सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम की हो चोरी और पुलिस तुमको हड़का दे और तुमसे बोले कि तुम जाके खुद ही कोर्ट में गवाही दो। तुम की हो चोरी और पुलिस तुमको भड़का के बोले कि तुम जाके खुद ही कोर्ट में गवाही दो कि तुम मर्डर किए हो। ठीक है, तो ये गलत बात है। कोई भी इंसान किसी किए गए काम के लिए खुद ही गवाही नहीं दे सकता। इस बात को हम लिख दे रहे हैं ना। नो पर्सन अक्यूज्ड, नो पर्सन accused of any offense, no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself। बात समझ में आ गई? तुम खुद ही के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। तुम्हारा क्राइम प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास, मतलब तुम्हारा क्राइम प्रूव करने के लिए सामने वाले के पास तुम्हारे अलावा एक और गवाह होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये था आर्टिकल 22। कमिंग टू आर्टिकल 21 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा आता है पढ़ने में। देखो आर्टिकल 21 क्या कहता है। ये कहता है कि कोई भी इंसान अपने जीवन जीने के अधिकार से उसको विमुख नहीं किया जा सकता। बेसिकली इसको हम पढ़ दे रहे हैं। दिस आर्टिकल स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बाय द स्टेट एक्सेप्ट एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। इसका मतलब समझो, सरकार कभी भी तुमसे जीवन जीने का अधिकार नहीं छीन सकती अनलेस एंड अनटिल कि तुम कोई वैसा क्राइम किया हो कि तुमको फांसी सुना दी जाए। सरकार तुमसे जीवन जीने का अधिकार नहीं छीन सकती, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सरकार तुमसे तुम्हारी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं सकती। पर्सनल जो वास्तव क्या कहते हैं उसको, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, उसका अधिकार नहीं छीन सकती है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं छीन सकती है। जैसे कुछ कुछ अधिकार हैं जो हमको ग्रांटेड है, वी आर ग्रांटेड विद सम। जैसे कि आर्टिकल 19 तुम देख रहे हो, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 जो है, तुमको पता है तुम्हारे पास सोने का भी अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन तुमको ग्रांट करता है राइट टू स्लीप। तुमको पता है संविधान तुमको इसी क्या कहते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स में तुमको राइट मिला हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का। और अभी रिसेंटली जो फंडामेंटल राइट में ऐड हुआ है, शायद वो आर्टिकल 19 या 21 में ऐड हुआ है, अभी मेरे ध्यान से उतर गया है, तुमको इंटरनेट यूज़ करने का राइट है। समझ रहे हो? ये तुम्हारी फंडामेंटल राइट्स हैं, टू यूज़ द इंटरनेट, टू यूज़ द इलेक्ट्रिसिटी, टू स्लीप, तुमको हंसने का अधिकार है। समझ रहे हो? ये सारे अधिकार तुमको ग्रांटेड हैं। यू हैव टू नो, तुमको जानना चाहिए, पढ़ोगे तो जानोगे। ठीक है, तो बेसिकली देखो, तो यही बात है कि तुमको तुम्हारे जीवन जीने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अब देखो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जीवन जीने को सिर्फ ऐसा ही नहीं कहते कि हाँ ठीक है, यू आर लिविंग योर लाइफ सम हाउ, कैसे भी जीवन जी रहे हो, लोग तुमको लात मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, है ना, कोई भी आके तुमको एक थप्पड़ मार के चला जा रहा है, तो ऐसा जीवन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आपको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है। डिग्निफाइड लाइफ क्या होता है? जिसमें डिग्निटी हो, लोग आपकी इज्जत करें, आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो, सोसाइटी में आपकी एक रिस्पेक्ट हो। ठीक है, आपको एक डिग्निफाइड, मतलब सोसाइटी में रिस्पेक्ट का मतलब हर इंसान चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में। कोई भी इंसान जबरदस्त तुम्हारी इज्जत छीन नहीं सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि इसको जीवन जीने का अधिकार नहीं है, बी इट एनी बॉडी। जो पहले दलित लोग थे, हरिजन समाज है, दलित समाज है, और भी बहुत सारे समाज हैं जिनको कि ज़बरदस्ती समाज में दबाया जाता है ना। लोग उनसे हेट करते हैं, दे रिफ्रेन फ्रॉम दोज टाइप ऑफ पीपल। वो उनको नहीं, दे आर नॉट टाइप ऑफ पीपल, एक्चुअली दे आर द पीपल।
ऑफ दिस कंट्री, दे आर इंडियन। चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो मेजॉरिटी हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो। खैर ईडब्ल्यूएस तो एक अलग ही सेक्शन हो गया। बेस्ड ऑन द जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ये सारी की सारी चीज़ें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एनीबॉडी, सबको एक इज्जत भरी लाइफ, एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, ये आर्टिकल 21 कहता है। ठीक है, अब देखो, तो आर्टिकल 21 का पहला क्लॉज तो ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो जीवन है उसको ऐसा बताते हैं कि आपके पास जीवन जीने का अधिकार सिर्फ नहीं है, बल्कि आपकी इज्जत होगी समाज में। पीपल हैव टू रिस्पेक्ट यू, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा अधिकार है टू गेन रिस्पेक्ट। आई बात समझ में? तुमको पता है तुम्हारे पास ये भी राइट है कि तुम किसी रेस्टोरेंट में जाओ, किसी रेस्टोरेंट में जाके तुम रेस्ट रूम यूज़ कर सकते हो। किसी रेस्टोरेंट में ही नहीं, किसी होटल में जाके तुम रेस्ट रूम यूज़ कर सकते हो, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। इन द केस ऑफ इमरजेंसी तुम किसी रेस्टोरेंट में जाकर के पानी मांग सकते हो पीने के लिए, समझे? ये तुम्हारा राइट है फंडामेंटल। डू यू नो दिस? है ना, बात समझ में आ रही है? तो ये सारे तुम्हारे राइट्स हैं जो तुमको मिले हुए हैं, तुमको जानना चाहिए। इंटरेस्टिंग है, तुमको जब तुम किसी को बताओगे, पढ़ाओगे, समझाओगे, तो द पर्सन विल कम टू नो कि हाँ तुमको जानकारी है। और जब तुम थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा लेकर चलोगे तो एग्जाम में कॉमन जानकारियाँ फटाफट दिमाग से बाहर आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिग्निफाइड लाइफ। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा क्या है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट एज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट क्यों है? क्योंकि सेंटेंस क्या कह रहा है पहले समझ लो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट एज विदाउट दिस राइट ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स वुड बी मीनिंगलेस। तुम सोचो कि अगर तुमसे जीवन जीने का अधिकार ही छीन लिया जाए, मतलब आर्टिकल 21 हटा दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये कह दिया जाए कि आपके पास जीवन जीने का अधिकार नहीं है, आपके पास इज्जतदार जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है, लोग आपकी इज्जत करें, आप लोगों से कहें कि तुम मेरी इज्जत करो, इसका मतलब टू लिव अ लाइफ विच इज़ रिस्पेक्टफुल इन द सोसाइटी। अगर ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे पास, पर्सनल लिबर्टी नहीं है तुम्हारे पास, जब चाहो तब सो नहीं सकते हो, जैसे चाहो वैसे सो नहीं सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ जा नहीं सकते हो, तो बाकी सारे के सारे फंडामेंटल राइट मीनिंगलेस हो जाते हैं। रीज़न बीइंग, क्या रीज़न है? रीज़न ये है बेटे कि जब तुम जी ही नहीं पाओगे इज्जत से, जब तुम्हारे पास लाइफ पर्सनल लिबर्टी का अधिकार ही नहीं ना, तुम कोई काम करो, तुम कहीं घूम रहे हो, कोई फ़ोन करके कह दे कि तुम घूम नहीं सकते, तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है, तुम जी नहीं सकते, तुम्हारे पास अधिकार नहीं, तुम मर जाओ। सपोज करो कोई तुमसे बोले कि गो डाई, जाओ और मर जाओ, तो तुम्हारे पास जीवन जीने का अधिकार नहीं है। तुम सरकार के पास नहीं जा सकते कहने कि हमको पर्सनल लाइफ चाहिए, आई हैव द राइट टू लिव माई लाइफ विथ कंप्लीट फ्रीडम, तुम नहीं कह सकते गवर्नमेंट से। तो बाकी सारे के सारे लॉज में कोई आ गया, तुमको गोली मार दिया, और गोली मार के बोला कि इसके पास जीवन जीने का अधिकार नहीं था इसलिए इसको गोली मार दिया। तुम घूम रहे थे और तुमको कोई गोली मार दिया, तो तुम क्या बोलोगे जाके गवर्नमेंट से? आर्टिकल अगर 21 नहीं होगा, तुम क्या बोलोगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट तो कहेगी आर्टिकल 21 नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो फिर आप क्यों घूम रहे हैं? आप घर में रहिए, है ना? आप क्यों चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं? तुम कुछ एक्सप्रेस किए, सामने वाले को पसंद नहीं आया, तुमको गोली मार दिया, है ना? तुम मर गए, राइट टू लाइफ कहाँ गया? खत्म, तेल लेने। तो तुम मर ही गया ना, तो राइट टू एक्सप्रेशन तुम लेके क्या कर लिया? आर्टिकल 19 में जो 6 टाइप के राइट दिए गए थे, उसको तुम लेके क्या किया? कुछ नहीं किया। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि दिस विदाउट दिस राइट, इस राइट के बिना ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स वुड बी मीनिंगलेस विदाउट दिस राइट। आई बात समझ में? ये बात ध्यान रखोगे। अब एक और बात आती है, एक और बात को देखो। आर्टिकल 20 क्या था? आर्टिकल 20 जो है वो ये था कि तुम्हारे क्या कहते हैं, डिटेन के बारे में, है ना? मतलब कि तुम्हारे पेनल्टी वगैरह के बारे में, जो तुमको पनिशमेंट मिलता है, आर्टिकल 20 उसके बारे में है। अब देखो क्या होता है कि इमरजेंसी लगती है, थोड़ा सा हम लोग इमरजेंसी की बात करेंगे। क्या होता है कि इमरजेंसी लगाई जाती है जब इमरजेंसी के 3 अलग अलग केस होते हैं, उसको भी तुरंत देख लेते हैं। इमरजेंसी केस में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं किए जाते हैं। कितना बड़ा भी देश में कांड हो जाए, कितना बड़ा भी कुछ भी हो जाए, तुमसे तुम्हारे जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। बाकी आर्टिकल्स 19, राइट टू फ्रीडम, राइट टू मूवमेंट, ये सब बंद हो जाएगा, थोड़ा टाइम के लिए सस्पेंड हो जाएगा। तुम फ्रीली मूव नहीं कर सकते, है ना? जैसे कर्फ्यू लग जाता है, तुम बाहर नहीं जा सकते, तुमको मना कर दिया जाता है, तो तुम बाहर नहीं जा सकते हो ना, लेकिन जीवन जीने का अधिकार है तुम्हारे पास। तुमको डिटेन नहीं किया जा सकता, मतलब डिटेन का मतलब कि तुमको वही जो अभी जस्ट तुम ऊपर पड़े हो कि तुमको क्या कहते हैं, जो तुम काम किए हो उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। आई बात समझ में? तुम एक ही पनिशमेंट के लिए बार बार तुमको पनिश नहीं किया जा सकता। तो ये जो 2 आर्टिकल हैं 20 और 21, ये सस्पेंड नहीं किया जाता है, इस बात को अपने ध्यान में रखना। ठीक है, इमरजेंसी की बात कर रहे थे हम। देखो इमरजेंसी के लिए वीडियो अलग से बनाया जाएगा, इमरजेंसी देख लो। इमरजेंसी जो होती है बेटे, वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? तो देखो, एक इमरजेंसी जो होती है वो होती है आर्टिकल 352 में, ब्लू से लिख रहे हैं ये इमरजेंसी। इमरजेंसी जो होती है उसमें पहला होता है आर्टिकल 352, यहाँ नहीं लिखते हैं कहीं जगह, अच्छा रुको इसको जूम करके यहाँ लिख देते हैं।
देखो, एक इमरजेंसी होती है जो कि होती है बेटे आर्टिकल 352 में पहला, इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, जो कि भारत में लग चुकी है। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, कब लगी है, तब बात करेंगे डिटेल में जब हम लोग इमरजेंसी को पढ़ेंगे। दूसरी जो इमरजेंसी का आर्टिकल है वो आर्टिकल 356, चार चार का अंतर होता है बेसिकली, है ना। 352 के बाद 4 जोड़ो 356 आ गया। तो ये क्या होता है बेटा, इसको कहते हैं इमरजेंसी इन एनी स्टेट, इमरजेंसी इन एनी स्टेट। और इसी को बेटे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, विच इज प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल बाबू इसी को कहते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल। जैसे जम्मू कश्मीर में लगाया गया था ना आर्टिकल 370 के आसपास में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था जम्मू कश्मीर पे। थर्ड देखो बेटा क्या होता है, तो ये भी लग चुका है, मतलब फर्स्ट और सेकंड 352 और 356 जो है उसको इन्वोक किया जा चुका है। और थर्ड होता है, फिर 4 जोड़ दो 360 पे पहुंच जाओगे। थर्ड होता है बेटा फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये इंडिया में आज तक कभी नहीं लगा है, फाइनेंशियल नहीं लगा है, ये लग चुका है, ये भी लग चुका है। तो ये बेसिकली इमरजेंसी, तो इसी इमरजेंसी, तो जब ये इमरजेंसी लगती है ना बाबू, तो जब ये इमरजेंसी लगती है उस टाइम पे तुम्हारे आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे के सारे राइट जो होते हैं सस्पेंड कर दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें सरकार की मजबूरी होती है, गवर्नमेंट की मजबूरी होती है। तो ये था आर्टिकल 21। अगला देखो, अगला है आर्टिकल 21A, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखो आर्टिकल 21A क्या कहता है। आर्टिकल 21A कहता है सबसे पहली बात कि ये 86 अमेंडमेंट में 2002 में जो हुआ था, 2002 में 86 अमेंडमेंट हुआ था, उस टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये बात तुम याद रखो कि सर यहाँ पे नोट लिखे हुए हैं, ठीक है, ये बात तुम ध्यान रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो आर्टिकल है, मतलब आर्टिकल 21A, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो स्टेट है, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14। जितने भी बच्चे हैं स्टेट में जो कि 6 साल से लेकर 14 साल के बीच में हैं, उनको बेटे एजुकेशन मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, ये कंपलसरी है, और ये फ्री एजुकेशन होना चाहिए। पहली बात ये फ्री एजुकेशन, दूसरी बात कंपलसरी एजुकेशन। ध्यान देना, इट इज़ नॉट लाइक रिकमेंडेड नहीं है, एडवाइजेबल नहीं है कि हाँ आपको पढ़ना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, इट इज़ कंपलसरी। जितने बच्चे हैं सबको एजुकेशन कंपलसरी। आप घर घर जाएंगे, बच्चों का एडमिशन जो होता है ना, प्राइमरी स्कूल गांव में होता है, पेरेंट्स भेजते नहीं है क्योंकि बच्चे जाते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, बच्चे खेत में बचपन से काम करने लगते हैं तो स्कूल नहीं जा पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे ही नहीं जाते क्योंकि उनके पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ पर, लेकिन देना चाहिए, क्योंकि अभी जो लोग, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है कि विद एजुकेशन यू कैन चेंज द वर्ल्ड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम यू कैन। तो एजुकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी, ये दोनों वर्ड याद रखना, ये आर्टिकल 21A प्रोवाइड करता है, ठीक है, छोटा सा आर्टिकल है। आगे देखो आर्टिकल 22, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डीप आर्टिकल। डीप का मतलब कि वेरी डिटेलिंग आर्टिकल। देखो इसमें क्या है, सबसे पहली बात है कि अगर तुमको अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया तुमको, ठीक है, किसी भी केस में तुमको अगर अरेस्ट या डिटेन किया गया है, तो ये आर्टिकल 22 उसके बारे में कुछ बात करता है कि अगर तुमको अरेस्ट किया जा रहा है। देखो जो आर्टिकल यहाँ पे तुम आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 वेयर इट, हाँ, आर्टिकल 20 में क्या था कि अरेस्ट करने के बाद तुम्हारे क्या राइट्स हैं। कोई क्राइम कर दिया तो उसमें तुम्हारे, कोई क्राइम कर दिया तो उसके बारे में तुम्हारे राइट्स। आर्टिकल 22 बताता है कि अगर तुमको अरेस्ट किया जा रहा है तो उस समय तुम्हारे क्या राइट्स हैं। तो सुनो उस समय तुम्हारे क्या राइट्स हैं। सबसे पहली बात है कि इसका पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, इट डील्स विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये तुमको बता दिया। अब ये देखो बेसिकली क्या होता है कि ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके लिए भी है, और जो इंडिया के सिटीजन नहीं है, जो बाहर से इंडिया में आए हुए घूमने फिरने के लिए या फिर फॉर एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, कि कोई भी काम करने के लिए, ये उन पे भी अप्लाई होता है। आई बात समझ में। अब देखो क्या होता है कि ये तुमको तब समझना है, एक सिनेरियो तुम अपने दिमाग में इमेजिन करो जिसमें कि कोई क्रिमिनल या फिर कोई इंसान है जो कि अरेस्ट हो चुका है, ठीक है, वो क्रिमिनल है कि नहीं वो बात की बात है, अगर उसको पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई, इस लाइन को समझो कि तुम पुलिस से जाके ये नहीं कह सकते हो कि मेरे पास आर्टिकल 22 नाम का एक फंडामेंटल राइट है जिसके थ्रू हमको अरेस्ट या डिटेन नहीं कर सकते। ऐसी कोई बात नहीं है, इस भ्रम में मत रहना। आर्टिकल 22 ये नहीं कहता कि यू हैव गिवन द राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस आपको अरेस्ट करेगी,
उस टाइम पे कुछ बातें हैं जो पुलिस को ध्यान में रखनी है और यू हैव टू टेक दोज इन कंसिडरेशन, वो बातें करेंगे। ठीक है, बेसिकली देखो क्या होता है, कभी कभी पुलिस आके ज़बरदस्ती उठा के लेके चली जाती है, कभी कभी अरेस्ट करने का जैसा सीन होता नहीं फिर पुलिस उठा के अरेस्ट करके ले जाती है, कभी कभी पुलिस अरेस्ट की रहेगी। जैसे कई सारे पिक्चरों में तुम देखोगे, कई सारे रियल स्टोरीज में भी ऐसा होता है कि पुलिस अरेस्ट कर लेगी और बहुत टाइम तक पुलिस जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश ही नहीं करेगी तुमको एडवोकेट लेने के लिए बोलेगी नहीं। जब तुम देखते हो ना कि यू हैव, तुम्हारे पास अधिकार होता है कि पुलिस अगर अरेस्ट करे तुम अपना के लिए एक एडवोकेट हायर कर सको। ठीक है, तो पुलिस ऐसा करने नहीं देती है, तो ये तुम्हारा राइट है। तो वही जो है, इसी में 3 क्लॉज हैं आर्टिकल 22 में, वो तीनों क्लॉज ये बताते हैं कि क्या राइट है आपका। तो सुनो ध्यान से, आर्टिकल 22 का जो पहला क्लॉज है वो क्या बोलता है कि कोई भी इंसान, any person who is in custody has to be informed as to why he has been arrested. Also he cannot be denied of his right to consult an advocate. तो पहला वही जो भी हम तुमको बताया कि पहली बात, अगर तुमको पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है या फिर डिटेन करके ले जाती है कस्टडी में, तो तुम्हारे पास ये अधिकार है कि पुलिस तुमको बताए कि वो तुमको क्यों अरेस्ट की है। पुलिस मतलब द पुलिस हैज़ टू टेल यू द रीज़न, द एग्जैक्ट रीज़न, द कॉज दैट वाई हैव यू बीन अरेस्टेड। तुम क्यों अरेस्ट किए गए हो ये पुलिस तुमको बताएगी, ये पहली बात। और उसी में एक और चीज़ है कि तुम्हारे पास ये भी अधिकार है कि तुम अपने एडवोकेट से कंसल्ट करना चाहो, अगर तुम अपने वकील से कंसल्ट करना चाहो तो पुलिस इस बात के लिए मना नहीं कर सकती है। बस समझे, पुलिस तुमको डिटेन करेगी, अरेस्ट करेगी, तुमसे कुछ पूछताछ करेगी, फिर उसके बाद पुलिस तुमको बताएगी कि ठीक है वाई हैव यू बीन अरेस्टेड, तुमको अरेस्ट क्यों किया गया, उसके बाद यू हैव द राइट टू कंसल्ट योर एडवोकेट। इस बात के लिए पुलिस मना नहीं कर सकती है। ये है आर्टिकल 22 का पहला क्लॉज। दूसरा क्लॉज देखो क्या है, मैजिस्ट्रेट होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है। तो दूसरा कहता है कि पुलिस जब तुमको अरेस्ट करेगी पहली बार, तो अरेस्ट करने के 24 घंटे के भीतर पुलिस तुमको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस तुमको अपने कस्टडी में नहीं रख सकती है। ये तुम्हारा राइट है, ध्यान रखना है इस बात को। कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, मजिस्ट्रेट वगैरह के बारे में हम लोग कभी आराम समझेंगे, जब डीपीएससी पढ़ेंगे उस टाइम पे समझेंगे। ठीक है, तो पुलिस तुमको कभी भी अपने कस्टडी में 24 घंटे ज़्यादा नहीं रख सकती है। ठीक है, ये बात बहुत लोग जानते होंगे। अगर रख रही है तो 24 घंटे के अंदर उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने तुमको पेश करना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो, आर्टिकल 22 का जो थर्ड क्लॉज है वो क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जब वो पेश करेगी, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने मान लो 24 घंटे के भीतर पुलिस पेश कर दिया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोला कि ठीक है इसको देखो बेटा, कस्टडी 2 टाइप की होती है, एक पुलिस कस्टडी, एक जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी में जब तक तुम रहोगे तुमको बहुत लाठी घूसा पड़ेगा। जुडिशियल कस्टडी सेफ होता है। ठीक है, जुडिशियल कस्टडी सेफ होता है। जुडिशियल कस्टडी में तुम रहते हो, इसका मतलब होता है कि जब तक तुम्हारा जो तुम्हारा क्राइम जो है वो प्रूव नहीं हो जाता, तब तक तुम जुडिशियल कस्टडी में रहते हो। पुलिस पूछताछ करने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेती है, जज से ऑर्डर लेती है, तब तुमको लेकर के जाती है पुलिस कस्टडी में पूछताछ करने के लिए। खैर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी पढ़ेंगे इसके बारे में, कभी हम बताएंगे तो आराम से करेंगे इसको कंप्लीट। तो बेसिकली आर्टिकल 22 का जो थर्ड पॉइंट है वो क्या बताता है कि कोई भी इंसान को अगर अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और मजिस्ट्रेट से पुलिस जो है थोड़ा समय मांगी पूछताछ करने के लिए, मजिस्ट्रेट से बोला कि पुलिस बोली कि हमको इस इंसान को पुलिस कस्टडी में ले जाने के लिए आज्ञा दीजिए 1 दिन तक, 2 दिन तक। मजिस्ट्रेट बोला नहीं 2 दिन तक नहीं देंगे, तुम्हारे पास 10 घंटे के लिए इसको ले जाओ, पूछताछ करके छोड़ दो। तो मजिस्ट्रेट जितना टाइम लिमिट पुलिस को दिया है, टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के बाद पुलिस तुमको अपने कस्टडी में नहीं रख सकती। ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो आर्टिकल 22 में जितने फंडामेंटल राइट हैं बेसिकली वो जो है वो मूव करते हैं अराउंड योर डिटेंशन एंड अरेस्ट। ठीक बेटा, अब देखो आर्टिकल 23 एंड 24 एक साथ ही इसको कर लेते हैं, जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 20 और 24 जो है वो दोनों बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। ठीक है, तो 2 आर्टिकल्स हैं, दोनों आर्टिकल्स के बारे में सिंपल बातें हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि इंसानों की खरीद फरोख्त का बिजनेस जो है वो गलत बात है। आप इंसानों को खरीद नहीं सकते, पहली बात ये, और बेच भी नहीं सकते। जैसे होता है ना, तुम सुने हुए कई सारे रैकेट्स होते हैं जो कि लड़कियों को, लड़कों को, इंसानों को बेचते हैं ना, लोग बेचे जाते हैं, है ना, ऐसे इलीगल तरीके से। बहुत सारी मूवीज़ में जिसमें, जैसे वो एक आई थी वेद जमाल की मूवी, नाम भूल गया उसका, खुदा हाफिज़, उसमें ये दिखाया हुआ है। ठीक है, वो जो एक्ट्रेस रहती है उसको मतलब दे सेल टू सऊदी अरेबिया आई गेस। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें इलीगल हैं, क्योंकि तुम बेसिकली क्या कर रहे हो, तुम अगर किसी इंसान को बेच रहे हो तो तुमको नहीं लग रहा तुम उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हो। उसको जीवन जीने का अधिकार है अपने तरीके से, एज ही विश और एज हर शी वांट्स। लेकिन तुम उसको बेच रहे हो, तुम उसका फंडामेंटल राइट जो है उसको हिंडर नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो कोई भी इंसान किसी को बेच नहीं सकता,
और उसी में एक और बात एडजस्टमेंट है, वो बात क्या है कि कोई भी इंसान ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकता। फोर्स लेबर, मजदूरी का काम नहीं करा सकते तुम। आई बात समझ में? बच्चों का बंधुआ यहाँ बच्चों का चाइल्ड लेबर अलग सीन है। चाइल्ड लेबर इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। अभी यहाँ पे बंधुआ मजदूरी की बात चल रही है। आप ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते मजदूर बना करके, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट से ये प्रोटेक्शन देता है तुमको, प्राइवेट लोगों से और अगल बगल के तुम्हारे लोगों से, सोसाइटी से, प्राइवेट सिटीजन से। कोई इंसान, मान लो कि तुम किसी से पैसा लिए हो उधार, फॉर एग्जांपल कंसिडर करो, तुम पैसा नहीं दे पा रहे, तो वो तुमको फोर्स लेबर के तरीके से यूज़ नहीं कर सकता। बंधुआ बना के तुमको अपने घर में मजदूरी करने के लिए कंपेल, मजबूर नहीं कर सकता है। ये भी राइट है तुम्हारा, इस बात को जानो, वेरी इंपॉर्टेंट राइट है, ठीक है? इसी में ये है आर्टिकल 23। नाउ कमिंग टू आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। बच्चों को बेटा फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट, ज़बरदस्ती एम्प्लॉयड नहीं करा जा सकता। बच्चों को फैक्ट्रीज के अंदर ज़बरदस्ती एम्प्लॉयड नहीं करा जा सकता। इसका मतलब क्या है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तुम देखोगे कहीं कहीं पे बच्चे काम करते हैं, है ना? कहीं के बच्चे काम करते हैं, तो वो बात गलत है, वो फंडामेंटल राइट का वायोलेशन है। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14। अच्छा, यहाँ 14 नहीं लिखे बेटे, रुको 14 लिख दे रहे हैं यहाँ पे। बिलो 14 साल के कम से बच्चों की बात चल रही है बेसिकली। बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। मतलब कि अगर कोई बच्चा 14 साल का है और 14 साल के नीचे है और वो चाहता भी है अगर किसी फैक्ट्री कंपनी में काम करना, तो भी फैक्ट्री और कंपनी वालों को ऐसा मना किया गया है कि नहीं, 14 साल या 14 साल से नीचे के बच्चों को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। अगर तुम किसी 14 साल या 14 साल के नीचे के बच्चे से काम करवा रहे हो, तो तुमको पता है तुम एक क्राइम कर रहे हो, ठीक है? कुछ कुछ दुकान वाले होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को हायर कर लेते हैं, 12 साल, 11 साल, 9 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चों को काम करना, बर्तन धुलाने के लिए। ये इलीगल है, वो क्रिमिनल है, वो आदमी क्रिमिनल है जो काम करा रहा है। तो उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो पुलिस में, ठीक है? हाँ, हमको पता है कि बहुत सारी बातें होती है, मजबूरी होती है, ये होता है, वो होता है, लेकिन जान लो ये एक रूल है, ये एक फंडामेंटल राइट है बच्चे का, ठीक है? इसके अगेंस्ट बहुत सारे लॉ भी लाए थे, फैक्ट्री रूल लाया गया था, बहुत सारे रूल्स आए हुए हैं, है ना? चाइल्ड लेबर के प्रोटेक्शन में जो लोग एलएलबी करते हैं वो लोग ये सारी चीज़ें बहुत तगड़े पड़ते हैं, ठीक है? चाइल्ड लेबर के प्रोटेक्शन में बहुत सारे रूल्स भी लेकर के आए गए हैं, ठीक है? चलो अब आगे देखो। आगे आर्टिकल 25 और 25, 26, 27, 28, 25 से लेकर के 28 तक ये सारा का सारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। इसको एक ही आर्टिकल, मतलब एक ही स्लाइड में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा एक ही है बेसिकली। देखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप जो चाहें जिस रिलीजन को उसको पूज सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जितने रिलीजन है आप उनको, उनका पूजा पाठ कर सकते हैं। आप अपने रिलीजन का प्रचार कर सकते हैं। आप अपने रिलीजन के लिए मंदिर मस्जिद बनवा सकते हैं, गुरुद्वारा बनवा सकते हैं, चर्च बनवा सकते हैं, जो चाहे वो बनवा सकते हैं। हाँ, लीगल तरीके से बना सकते हैं, ये नहीं किसी के घर में जाके मंदिर बना दोगे ज़बरदस्ती, किसी घर में जाके मस्जिद बना दोगे, ऐसा नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखना। मतलब देर इज़ अ वे, देर इज़ अ प्रॉपर मेथड, प्रॉपर वे, प्रॉपर प्रोसेस, ठीक है? तो देखो, right to freedom of religion, which is defined under Article 25, 26, 27 and 28. The Constitution of India guarantees the right to freedom of religion to not only individuals but also religious group in India. सिर्फ एक सिंगल आदमी के पास अपने रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार नहीं है, बल्कि कुछ कुछ ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स को भी अपने रिलीजन को प्रमोट करने का अधिकार है। जैसे कि अभी देखो, इस टाइम पे वो है ना, क्या नाम है, एकॉन मंदिर है, और अभी मतलब हमको प्रॉपर तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। कुछ ग्रुप्स हैं इंडिया में जो कि अभी प्रमोट कर रहे हैं हिंदुज़म को बहुत तेज़ी से, है ना? विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हिंदुज़म प्रमोट हो रहा है। कुछ लोग हैं जो कि क्या कहते हैं, जैसे तुम कभी कभी देखोगे मुस्लिम लोग भी होते हैं, वो लोग अपना रिलीजन जो है प्रमोट करते हैं। प्रमोट करने का बेसिकली ये मतलब नहीं, दे आर लाइक प्रचार नहीं करना, गलत मत समझना, इस बात को गलत सेंस में मत लेकर चले जाना, ठीक है? सारा का सारा ये क्योंकि फंडामेंटल राइट है, तो इसमें सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करेंगे हम लोग, ठीक है? गुरुद्वारे में लोग होते हैं, तो गुरुद्वारे में भी जब कि गुरु गोविंद सिंह की जैसे अभी जयंती थी, तो मेरे यहाँ भी कुछ लोग आए थे चंदा मांगने के लिए, क्योंकि ताकि चंदा मांगने का मतलब है कि ताकि जयंती अच्छे से मनाई जा सके उनकी, ठीक है? गरीबों को वो लोग खाना खिलाते हैं, तो हम भी चंदा दिए थे। तो बेसिकली क्या होता है, ये सारे वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको फ्रीडम है कि अपने रिलीजन का प्रचार कर सकते हैं, अपने रिलीजन के लिए वो कुछ काम कर सकते हैं, तो दे आर डूइंग इट। हम लोग भी जब दशहरा मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, तो हम लोग भी क्या करते हैं, जो लोग रोड पे पंडाल लगाते हैं वो लोग भी चंदा मांगते हैं, है ना? ताकि फिर चंदा मांगते हैं, फिर हम लोग प्रसाद पहुंचाते हैं। बेसिकली ये सारा का सारा काम होता है। तो ये अलग अलग आर्टिकल्स में डिफाइन किया गया। तो समझो, सबसे पहले आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि आपको अपने रिलीजन का
आपको अपने रिलीजन का प्रोपगेशन करने के लिए, मतलब फैलाव विस्तार करने के लिए, अपने रिलीजन को फॉलो मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, आई बात समझ में, इसका फ्री मतलब इसका अधिकार है। आई बात समझ में, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आप अपने रिलीजन का फैलाव कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, इसका अधिकार है आपके पास। तो दिस इज रिटन अंडर आर्टिकल 25। 26 पे आओ। आपको दैट इज, ये लग रहा है कट गया बेटे, इसको हटा दे रहे हैं, हम समझा देते हैं तुमको। आर्टिकल 26 वैसे जो लिखा है वो उतना सही लिखा हुआ है। फ्रीडम, यू हैव ग्रांटेड द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, जैसे बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि मंदिर में क्या होना है, मंदिर में क्या होना है, तुम हिंदू हो, तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि मंदिर में क्या होना है। तुम पंडित हो या फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मंदिर का रंग इस रंग का होना चाहिए। तुम मान लो कोई मंदिर बनवा रहे हो, तुम किसी मंदिर में चाहते हो उसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति लगाए, तो उसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति आप लगा सकते हैं। आप मस्जिद बनवा रहे हैं, आप जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से मस्जिद बनवा सकते हैं। मतलब यह है कि तुम अपने जो क्या कहते हैं उसको, अपने धर्म के नियमों का पालन करते हुए, अपने रिलीजन के रूल्स को फॉलो करते हुए उसके हिसाब से काम कर सकते हो। तुमको सरकार ये बात नहीं कहने आएगी कि तुम अपना मंदिर लाल रंग का क्यों बनवाए हो, नीला क्यों नहीं बनवाए हो। तुमको सरकार ये बात कहने नहीं आएगी कि तुम मस्जिद में जो नल होता है हाथ मुंह धुलने के लिए, साफ सफाई करने के लिए अंदर जाने से पहले, तो नल तुम सफ़ेद रंग का क्यों लगवाए हो, नीले रंग का क्यों नहीं लगवाए हो। तुम मस्जिद के अंदर अगर तुम जा रहे हो सफ़ेद कपड़ा पहन करके, सफ़ेद ऊपर रख करके टोपी, तो तुम ऐसे क्यों जा रहे हो, कोई तुमसे ये नहीं कह सकता। तुम मंदिर के अंदर जा रहे हो भगवा रंग का रुमाल लपेट करके या भगवा रंग का गमछा लेके, तो तुमसे सरकार ये नहीं कहेगी कि तुम लेकर के मत जाओ। ठीक है, बेसिकली सारे पॉजिटिव पॉइंट्स पकड़ना, डिबेट की कोई बात नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस बात को और ज़्यादा डीप में समझा रहे हैं। ठीक है, तो अपने रिलीजियस अफेयर्स को जो है मैनेज करने का अधिकार है तुमको। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 27 देखो। आर्टिकल 27 क्या कहता है, फ्रीडम हैज़ टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अगर आप अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, अगर आप अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं और उसमें आप पैसा दान करते हैं, जैसे मान लो हम किसी बहुत बड़े मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे में से पैसा दान किए, तो तुमको पता है तुमको उस पैसे पर टैक्स नहीं देना होता है। मतलब उसके परसेंटेज के हिसाब से टैक्स जो है वो तुम्हारा घट जाता है। आई बात समझ में, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, जो जैसे कि होता है ना लोग, जैसे तुम इसी तरीके से लोग फायदा उठा के ब्लैक मनी भी जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, तुम मंदिर में जो पैसा दान कर दोगे ना, बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, मंदिर में तुम जो पैसा दान कर दोगे या मस्जिद में पैसा दान करोगे या फिर गुरुद्वारे में चर्च में पैसा दान करोगे, तो उस पैसे पर फिर सरकार टैक्स नहीं लेती है। जितना पैसा मंदिर में चला गया, अब मंदिर में करोड़ों अरबों रुपए, उस पर टैक्स नहीं लगता है। साउथ इंडिया में बहुत सारे मंदिर हैं, दे आर वेरी रिच, जो मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है डेली का इनपुट इनकम जो होता है बहुत ज़्यादा होता है उस मंदिर में, दान जो दान आता है, तो वो उस दान पर चाहे वो करोड़ों में दान चला जाए, उस पर सरकार एक भी रुपये टैक्स नहीं लेती, क्योंकि वो रिलीजियस मैटर से पैसा आया है, वो धार्मिक मुद्रा है। दैट इज नॉट, मतलब धार्मिक मुद्रा का तो समझो वो लोगों के अंदर के विश्वास से आया हुआ है, वो मंदिर के डेवलपमेंट के लिए जाएगा वो पैसा, या फिर लोगों के हितकारी काम के लिए जाएगा पैसा। उसके बाद आर्टिकल 28 देखो। आर्टिकल 28 क्या होता है बेटे, आर्टिकल 28 ये कहता है कि फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, जिसके अंदर बेटे रिलीजियस वर्शिप, मतलब अगर मान लो कि स्कूल है, कोई स्कूल है, इस बात को हम आसानी समझाते हैं, कोई स्कूल है जिस स्कूल के अंदर मान लो सरस्वती पूजा पड़ी, सरस्वती पूजा कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, सेलिब्रेशन करा लें, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल के अंदर किसी स्कूल के अंदर ईद का सेलिब्रेशन कराना है तो सेलिब्रेशन करा लो, कोई बात नहीं है। दिस मस्ट नॉट बी मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए कि प्रिंसिपल जो है वो ऑर्डर दे देगी सारे के सारे बच्चे सरस्वती पूजा करेंगे, सारे के सारे बच्चे ईद मनाएंगे, सारे के सारे बच्चे क्रिसमस डे मनाएंगे, सारे के सारे बच्चे गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम करा सकते हो, इस बात का फ्रीडम है, क्योंकि हर इंसान को इस बात का फ्रीडम है ना कि वो जिस रिलीजन को चाहे उस रिलीजन को फॉलो कर सकता है बेसिकली। तुम कह रहे हो सरस्वती पूजा कराने के लिए, कोई बच्चा जो कहेगा नहीं हम क्रिसमस डे मनाएंगे, तो तुम उसको मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस बात का फ्रीडम है तुम्हारे पास। तो ये बेसिकली 28 से 25 तक के आर्टिकल थे। अब समझो आर्टिकल 29 एंड 30। एकदम सिंपल सी चीज़ है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है बेटे। जैसे माइनॉरिटी मतलब क्या है, माइनॉरिटी मतलब माइनॉरिटी संख्या के आधार पर होती है, जाति के आधार पर माइनॉरिटी होती है। माइनॉरिटी क्या चाहती है, इस बात की सुरक्षा करता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक एरिया में, फॉर एग्जाम्पल मान लो बहुत सारे क्रिश्चियन हैं, इस एरिया में बहुत सारे क्रिश्चियन हैं और जो क्या कहते हैं सिख लोग हैं वो बहुत कम हैं,
तो सिर्फ क्रिश्चियन की ही बात सुनी जाएगी क्योंकि क्रिश्चियन जो है मेजॉरिटी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर सिख माइनॉरिटी में है तो सिख की भी बात उतनी ही अच्छे सुनी जाएगी जितनी क्रिश्चियन की बात सुनी जाएगी। माइनॉरिटी ग्रुप वालों की भी बात उतनी अच्छे सुनी जाएगी, उतने ही रिस्पॉन्सिव वे में जितनी रिस्पॉन्सिव वे में मेजॉरिटी ग्रुप की बात सुनी जाएगी। दिस इज़ योर आर्टिकल 29। आई बात समझ में? अब आर्टिकल 30 देखो। आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो माइनॉरिटी है बेटे, जो माइनॉरिटी है उनको ये राइट दिया गया है कि आप अपने हिसाब से भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी मतलब जैसे कि मुसलमान लोग जो होते हैं उनका मदरसा खुला होता है। हिंदू धर्म में हम लोगों में पहले क्या होता था बेटा, हम लोगों में पहले वो होता था गुरुकुल होता था, अब तो कहीं होता ही नहीं है, बहुत कम जगह पे, देयर आर सर्टेन प्लेस जहाँ पे है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, तुमको पता है क्रिश्चियन स्कूल्स आर देयर। तो वो क्यों है, बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे मुस्लिम लोग माइनॉरिटी में, वहाँ पे मदरसा खुलेगा, वहाँ बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, है ना, अपने धर्म की चीज़ों को भी पढ़ते हैं और अपना भाषा उर्दू पढ़ेंगे, अरबी पढ़ेंगे, और वहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाएगी, जो भी चीज़ें उनको पढ़ानी होगी वो पढ़ाएंगे। कुछ चीज़ें मैंडेटरी, कुछ चीज़ें ऑप्शनल। गुरुकुल में भी कुछ चीज़ें मैंडेटरी, कुछ चीज़ें ऑप्शनल। ठीक है, तो माइनॉरिटीज़ को इस बात का फ्रीडम दिया गया है कि आप अपने हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये है आर्टिकल 29 और 30। आगे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, 30 के बाद आर्टिकल 31 आता है, लेकिन आर्टिकल 31 बेटा कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, ये आर्टिकल क्या करता था बेटा, ये राइट टू प्रॉपर्टी देता तुमको, कि जमीन का अधिकार, आपको आपके ज़मीन पर अधिकार दिया गया है। लेकिन तुमको पता है, तुम लोग सुने होंगे कि ज़मीन पर आपका अधिकार नहीं होता है। अब आपके ज़मीन पर किसका अधिकार है बेटे, सरकार का अधिकार है। यू डू नॉट हैव अ फंडामेंटल राइट ओवर योर लैंड, ये असल में एक लीगल राइट हो चुका है अब। ठीक है, सरकार जब चाहे तब तुमसे बतिया करके तुम्हारी ज़मीन को ले सकती है आवश्यकता पड़ने पर, विद अ वेरी वैलिड प्रॉपर रीज़न। ठीक, तो ये जो आर्टिकल 31 है क्या करता है बेटा, ये सिटीजन को प्रोवाइड करता था, करता है नहीं, करता था, क्या प्रोवाइड करता था, अ फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन टेक्निकली हुआ क्या, हुआ ये कि फंडामेंटल राइट में से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। कब हटाया गया, 1978 में। चलो कमेंट में बताओ 1978 में किसकी सरकार थी इंडिया में। बहुत बड़ा चेंज आया था उस टाइम पे इंडियन हिस्ट्री में। तो 1978 में किसकी सरकार थी इंडिया में, ये बात तुम कमेंट करके बताना। तो 1978 में बेटा एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया था, विच इज़ 44th अमेंडमेंट। बहुत देखो, दो कुछ अमेंडमेंट के वीडियोस अभी हम लाएंगे। 42 अमेंडमेंट और 44 अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इनमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे बेसिकली। तो राइट टू प्रॉपर्टी को बेटे हटा दिया गया था 44 अमेंडमेंट से। अब सुनो, सिर्फ इतना ही नहीं किया गया था कि 44 से हटा दिया गया था, उसको लीगल राइट बना करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। तो तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये कटा का मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कटे का मतलब ये बेटे कि ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया था, मतलब फंडामेंटल राइट लिस्ट से हटा दिया गया था। इसको कहाँ डाला गया, आर्टिकल 300A में डाला गया है। और ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से हटाया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि इन विच आर्टिकल द फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन मेड एज अ लीगल राइट। तो आर्टिकल 300A। तो तुम्हारे पास कितने फंडामेंटल राइट हुए बेटे, तुम्हारे पास 6 ही फंडामेंटल राइट हुए, आर्टिकल 31 नहीं है। 6 फंडामेंटल राइट कौन से हैं, ये पहले वीडियो में हम तुमको बताए हुए हैं फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी हटाए, पहले 7 थे अब 6 है। आइए समझ में। अब हम लोग चलेंगे फाइनल पार्ट पे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा कह लो कि इनफाइनाइट बार, हालांकि वो हाइपरबोलिक हो जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट बार एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। वो कौन सा है बेटे, आर्टिकल 32। आई बात समझ में, आर्टिकल 32 क्या कहता है। ये मेरा भी फेवरेट आर्टिकल है, क्योंकि इस आर्टिकल से एक नया अलग ब्रांच ही शुरू हो जाता है, जो कि होता है रिट का ब्रांच, रिट्स। ठीक है, देखो आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तुम जितने भी फंडामेंटल राइट पढ़े हो, उन सारे के सारे फंडामेंटल राइट को ये प्रोटेक्ट करता है। पहली बात, आर्टिकल 32 सुनते जाओ बस। आर्टिकल 32 सारे के सारे फंडामेंटल राइट को बेटा प्रोटेक्ट करता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो राइट है, इस राइट को तुम तभी यूज़ करोगे जब कोई भी स्टेट या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी एक सिंगल आदमी तुम्हारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन ज़बरदस्ती करेगा। आई बात समझ में। क्योंकि फंडामेंटल राइट क्यों दिया जाता है लोगों को, फंडामेंटल राइट दिया जाता है ताकि हर तरीके से आप इक्वल हो, हर तरीके से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इक्वल हो। चाहे वो रेस की बात हो, कलर की बात हो, कास्ट की बात हो, रिलीजन की बात हो, बर्थ प्लेस और जेंडर की बात हो।
मेल है फीमेल है कोई दिक्कत नहीं है, बर्थ प्लेस इंडिया में राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, सब बराबर। रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है सब बराबर। कास्ट जो भी हो आप सबके सब बराबर हैं। कलर जो भी हो सफ़ेद गोरा, जैसे हम काले हैं, काले हो गोरे हो सफ़ेद हो कैसे भी एकदम उज्जले हो एकदम जल रहे हो, ज़िंदगी में तुम्हारे आग लग गया है, तो भी सारे लोग एवरीबडी हैज़ टू बी इक्वल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो अब देखो ये जो आर्टिकल 32 है, ये जो अभी हम जितनी बात बोले ना, ये सारी सारी बातें इसमें तुमको लिखी हुई मिल जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो आर्टिकल 32 है बेटा, आर्टिकल 32 तुमको एम्पावर करता है, आर्टिकल 32 तुमको एंटाइटल करता है, तुमको एम्पावर करता है कि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आई बात समझ में, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तुम हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल दूसरा है। होता क्या है कि जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 का यूज़ करके तुम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जा सकते हो। गवर्नमेंट क्या है और आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 सिटीजन को एंटाइटल करता है, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं आपके जिस भी राइट का उल्लंघन हुआ है उसके राइट के लिए जस्टिस पाने के लिए। तो ये एक तो फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट पे जस्टिस पाने के लिए आर्टिकल 32 है। तो बेसिकली आर्टिकल 32 क्या है, तुम्हारे फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है। बात समझ में आ रही है? आगे देखो आर्टिकल 32 के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम समझाने का वो तुमको बताएंगे। तो यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला, आर्टिकल 32 ऑल्सो एम्पावर पार्लियामेंट टू ऑथराइज एनी अदर कोर्ट टू इशू दीज रिट्स। रिट क्या होता है बेटा? रिट बेसिकली हम तुमको हल्का बता दें, रिट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको उसके लिए हम छोटा सा एक वीडियो बनाएंगे बाद में। होता क्या है कि आर्टिकल 32 होता है वो पार्लियामेंट को भी एम्पावर करता है कि वो किसी भी कोर्ट को रिट जारी करने के लिए इशू दे सकता है। मतलब कि किसी भी कोर्ट से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी कोर्ट से कह सकता है कि इस इंसान की फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, आप इसको जस्टिस दीजिए। ठीक है, आर्टिकल 32। अब अगला पॉइंट है आर्टिकल 226। जैसे कि आर्टिकल 32 तुमको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है अपने राइट के उल्लंघन के बाद, उसी तरीके से बेटा आर्टिकल 226 इंडिया के जितने भी हाई कोर्ट हैं उन सब में तुमको जाने का अधिकार देता है कि तुम हाई कोर्ट में जाओ और हाई कोर्ट से बोलो कि देखिए सर, मेरा फंडामेंटल राइट में ये बात उल्लंघन हुआ है, आप हमको रिट के जरिए जस्टिस दिलाइए। रिट क्या होता है? रिट अलग अलग टाइप के तरीके होते हैं। ठीक है, इतना समझो कि रिट अलग अलग टाइप के तरीके होते हैं जिससे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यूज़ करता है उसको तुमको जस्टिस देने के लिए। तो ये था आर्टिकल 226 के बारे में। और बेटा ये है आर्टिकल 23 जो है बेटा, आर्टिकल 23 कहाँ से लिया गया है? आर्टिकल 23 इंग्लिश लॉ से लिया गया, इंग्लैंड से, है ना, इंग्लिश लॉ से। इसको वहाँ पे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रीरोगेटिव रिट्स। आई बात समझ में? मतलब बेसिकली जिसको जो इंडिया में हम लोग रिट कहते हैं तो उसको वहाँ पे प्रीरोगेटिव रिट कहते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली तुम्हारा सारा का सारा, यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर क्लोज होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल जो कि एसएससी कई बार पूछती है, एसएससी पूछती है कि कौन इंसान है जो आर्टिकल 32 को हार्ट बोला था और आत्मा, हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आदमी था? पहली बात तो ये कि कौन सा आदमी था, मतलब कौन इंसान बोला था कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये किस आर्टिकल को कहा गया था? तो इसका आंसर है बेटे बी.आर. अंबेडकर बोले थे। बी.आर. अंबेडकर क्या बोले थे? आर्टिकल 32 को बोले थे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बी.आर. अंबेडकर बोले थे, और किसको बोले थे? आर्टिकल 32 को बोले थे, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हियर वी कम्स टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, आई मीन दिस टॉपिक। यहाँ पे टॉपिक तुम्हारा खत्म होता है। वीडियो लंबी है लेकिन बहुत सुंदर अंडरस्टैंडिंग है, एकदम आराम से इसको पूरा का पूरा पढ़ना। और पीडीएफ चाहिए होगा कमेंट करना, हम तुरंत लिंक डाल देंगे ड्राइव में। कमेंट आएगा नहीं तो हम डालेंगे नहीं लिंक। ठीक है, तो बस टेक केयर, इसको रिवाइज कर लो, और भी वीडियो डालेंगे हम। मेरा पेपर जो है, अच्छा हाँ, मेरा पेपर का डेट आया है 7 मार्च को। ठीक है, बनारस में सेंटर पड़ा हुआ है, मेंस का, सीजल मेंस का बात कर रहे हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लगे रहो, तगड़े में तैयारी करो, इस बार फोड़ दो पेपर, वो एक जॉब लेकर के ही मानना। ठीक है, चलो बाय बाय।